अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। दिल सुल्तान ईशा रहमान किस्त नंबर 12। फिर क्या हुआ? एयरगुल ने एक गहरी सांस खारिज करते आसमान की तरफ देखा। कभी कभी ज़िंदगी हमें इस मोड़ पर ले आती है कि हमें अपनी सबसे मनपसंद चीज़ या इंसान को छोड़ देना या आज़ाद कर देना पड़ता है। जानती हो क्यों? ईशा ने नफ़ी में सर हिलाया। अभी तुम जवान हो, तुम्हारी ज़िंदगी में मुश्किलात भी आएंगी और खुशियाँ भी। तुम्हें बहुत सी चीज़ें फरामोश भी करनी पड़ेंगी और बहुत का इंतखाब भी करना पड़ेगा। मगर मैं इतना तो जानती हूँ कि तुम मेरी बात का मतलब एक दिन ज़रूर समझ जाओगी कि क्यों और कब हमारी ज़िंदगियों में ऐसा वक्त आता है कि हमें अपने मनपसंद इंसान या चीज़ को छोड़ देना पड़ता है, आज़ाद कर देना पड़ता है। क्यों छोड़ देना पड़ता है? तुम ज़रूर समझोगी और मैं इंतज़ार करूँगी। वो ईशा के करीब होती इसके सर पर हाथ रखती मुस्कुरा दी। वो कुछ कुछ तो समझ गई थी, मगर अब वो बहुत कुछ समझना बाकी था। आंटी, हमारी उम्र तो बढ़ती है, मगर हमें ये नहीं पता चलता कि हम बड़े कब हुए या कब होंगे। जब हम ख्यालों की दुनिया से बाहर निकलकर हकीकत को अपनाएं और हकीकी ज़िंदगी के मुताबिक चलें, तब। जब हम अपनी ख्वाहिशात को अपने मनपसंद लोगों के लिए छोड़ दें, तब। जब हम अपना दुख, अपना दर्द किसी के सामने खोलकर बयान करने की बजाय सिर्फ अपने रब से करें और ख़ुद को मजबूत रखें, तब। जब हम ये समझ लें कि ज़िंदगी में बस पा लेना ही सब कुछ नहीं होता, और जब हम ये समझ लें कि जो हुआ है हमारे साथ या जो होने जा रहा है इसी में मसलहत है और ज़िंदगी की तल्ख़ आज़माइशों को सहने की ताकत रखें, तब हम बड़े हो जाते हैं। वो हर बात को गौर से सुनती इस बात में सर हिला रही थी। ईशा, एक बात याद रखना, अपने माजी को याद करके कभी अपने हाल को ख़राब मत करना। जो इंसान माजी की यादों में रह जाए वो मौजूदा ज़िंदगी से महरूम रह जाता है। मैं समझ रही हूँ आंटी। एयरगर्ल आंटी से ढेरों बातें करने और इनसे मज़ीद कुछ फूल ख़रीद कर वो तकरीबन शाम के वक्त जाने के लिए निकली थी और वो उसे जाता हुआ देखकर मुस्कुरा रही थी। घर पहुंचकर विंडो के करीब पड़े मेज़ पर से फूलों का छोटा सा गुलदस्ता रखा और उन्हें पानी दिया। रात का ना जाने कौन सा पहर था जब वो छत को बगौर देखती एयरगर्ल आंटी को इनकी बातों को याद करती मुस्कुरा रही थी। जो इंसान माजी की यादों में रह जाए वो मौजूदा ज़िंदगी से महरूम रह जाता है। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। जब तक हम अपनी ज़िंदगी में तमाम बुरी यादों को भुलाकर आगे नहीं बढ़ते, तब तक हम ज़िंदगी से महरूम रहते हैं। अपनी ज़िंदगी को खुलकर जीना चाहिए और अब मैं भी ऐसे ही करूँगी। अपनी ज़िंदगी की हर छोटी-छोटी खुशियों को खुलकर जीऊँगी। हाँ, ज़िंदगी आसान तो नहीं होगी, मगर मुझे कभी हिम्मत नहीं हारनी। एक मसरूफ़ दिन के बाद वो आराम से बेड पर लेटी अपने सबसे पसंदीदा ख्याल को सोचने में मसरूफ़ थी। वो खड़ूस हमेशा ही मेरी हर खुशी का सबब बनता है। वो उसकी बातें याद करती मुस्कुराती, कभी शर्माती। वो कम उम्र की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी, मगर वो हर रिश्ता दिल से निभाना जानती थी। बहुत दिनों बाद आज वो शाह महल के लिए निकला था। वो जानता था कि अब तक आगा जान का मूड बहुत खुशगवार हो चुका होगा और वो यूं अचानक बिन बताए उसे अपने सामने देखकर यकीनन खुश होंगे, जो कि सच भी था। पोर्च में रुकती गाड़ी को देखकर, लॉन में चाय का कप हाथ में थामे एक अधेड़ उम्र खूबरू शख्स गाड़ी से उतरते शख्स को देखकर दिल से खुश हुआ था। घर की याद आ ही गई तुम्हें आखिर। मरहबा आगा जान। सुल्तान रहीम शाह के गले लगा, जबकि कमर पर थपकी देते शाह अपनी हर शिकायत भूल चुका था। मेरे शेर, बहुत याद किया तुम्हें। कैसे हो? उसे लॉन में चलता हुआ पुरनूर दिखाई दे रहा था। रहीम शाह से बातें करके और इन्हें खुश देखकर सुल्तान शरीर से मुस्कुराहट लबों पर सजाए चाय पीने में मसरूफ़ था। हाँ हाँ, ये आज सूरज किधर से निकला है भला? सुल्तान भाई आप, मरहबा। सीढ़ियाँ उतरती आएगा हाल में रहीम शाह के सामने बैठे सुल्तान को देखकर तेज तेज उतरती नीचे आई। मरहबा आएगा, कैसी हो? मैं तो बिल्कुल फिट, आप बताएं। काफ़ी अरसे बाद देखा आपको, और सच बताऊं पहले से भी ज़्यादा फिट लग रहे हैं। शुक्रिया आइगल। क्या खबर है सुल्तान? रहीम शाह ने उसे कनखियों से देखा। गीदड़ अपने बिलों में छुपे बैठे हैं आगा जान, बाहर निकलने की देर है बस। एक एक को देख लूँगा। बहुत अच्छे। इस गलीज़ इंसान का सर मैं मरने से पहले अपने कदमों में देखना चाहता हूँ। यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। फ़िक्र क्यों कर रहे हैं आगा जान? सर क्या, इसके जिस्म का हर हिस्सा मैं आपके कदमों में रखूँगा। तुम्हारी उम्र दराज हो। मेरा रब तुम्हारे बाजुओं में मज़ीद ताकत अता फरमाए। जीते रहो मेरे शेर। रहीम शाह दिल से खुश हुआ था। बहुत ही खतरनाक बातें करते हैं आप लोग, कसम से। करीब बैठी आइगुल उनके खतरनाक इरादे सुनकर कनखियों से दोनों को देख रही थी, जिस पर रहीम शाह का कहकहा बुलंद हुआ। जबकि सुल्तान मामूल के मुताबिक बिना किसी तासुर के टांग पर टांग रखे आराम से बैठा था। हादी कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। आपने बुलाया और मैं आया।
सुल्तान की बात मुकम्मल होने से पहले हादी सीढ़ियां फलांगता 120 की स्पीड से नीचे आ रहा था। आज साक्षात दर्शन हो ही गए आपके। तुम तो हमें भूल ही गए हो बरखुरदार। आगा जान देख लें ज़रा। खुद जान छुड़ा के सारा काम मुझ पर डाल के जनाब कितने आराम से बैठे। आगा जान जिस बात को भूल चुके थे हादी ने एक बार फिर से उन्हें याद दहानी करवाई। रहीम शाह ने आंखें दिखाते सुल्तान की तरफ देखा जो कि बेनियासा चाय के सिप लेने में मसरूफ था। आप जनाब का प्रोजेक्ट मैं संभाल रहा हूँ। अब कुछ तो हौसला अफजाई बनती है ना, मगर नहीं, क़यामत ही हो अगर आप जनाब के मुंह से एक दो लफ्ज़ मुझ गरीब की तारीफ में निकल जाए। हादी नॉन स्टॉप शुरू हो चुका था जबकि सुल्तान का दिल चाहा कि इसके चलते हुए मुंह पर टेप लगा दे। बोलते बोलते अचानक हादी ने सुल्तान की तरफ देखा जो आंखों में गुस्सा लिए उसे नीम आंखें खोले बड़े गौर से देख रहा था। हादी का हवा में उठा हाथ जो कि किसी बात को मुकम्मल करने के लिए उठा था धीरे से नीचे अपनी जगह पर आ चुका था, मगर सुल्तान मुसलसल उन्हें उसे देखने में मसरूफ था, जिस पर हादी ने उंगलियों की जिप बनाकर होंठों पर फेरते चेहरा नीचे किया। आयगल की दबी हंसी हादी के कानों में पहुंची तो उसने खा जाने वाली नजरों से आयगल की तरफ देखा। अब चलाओ जबान, बड़ी चलती है ना कैंची की तरह। अब बोलो जरा। आयगल उसकी टांग खींच रही थी। तुम्हें मैं बाद में देख लूंगा चुड़ैल कहीं की। कुछ देर खुशकपियों के बाद खाते ही सुल्तान हमेशा की तरफ अपने कमरे की बालकनी में खड़ा ताज़ा हवा का मजा लेने में मसरूफ था। दरवाजे पर खटखट की आवाज़ ने इसकी सोच में खलल डाला। कम इन, वो कहता दोनों हाथ आपस में बांधे खड़ा हुआ। हादी इसके करीब कुछ ही फासले पर खड़ा इसे कनखियों से देख रहा था, जो कि ब्लैक कलर की ट्राउजर शर्ट में मलबूस था। शर्ट की हाफ स्लीव्स में इसके मसल नुमाया हो रहे थे। चेहरे पर एक मखसूस गुस्सा और बेतरतीबी से पेशानी पर बिखरे बाल वो हमेशा की तरह अट्रैक्टिव लग रहा था। यार कसम से मैं लड़कियों की फीलिंग समझ सकता हूँ, क्यों वो तुम पर पहली ही नजर में मर मिटती है। हादी ने उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहा, और लड़कियों से ज्यादा मुझे तुम पर गुस्सा आता है। दूर होकर खड़े रहो। सुल्तान 1 मिनट में उससे कुछ फासले पर हुआ, जिस पर हादी का एक भरपूर कहकहा गूंजा। इतना क्यों डर रहे हो? मैं लड़की थोड़ी हूँ यार, लड़कियों से 2 कदम ज्यादा ही हूँ। छिछोरे 1 नंबर के। सुल्तान ने अपनी बाजू की स्लीव्स को थोड़ा आगे करते कहा, कसम से यार तुम हो ही इतने हैंडसम। अब मैं क्या करूं? अब अगर एक लफ्ज़ भी तुमने बोला ना तो तुम्हारी चलती जबान को खींच कर घुटनों में बांध दूंगा। फिर करते रहना तारीफ जी भर के। काम की बात बताओ क्या खबर है? सुल्तान ने चिढ़ते हुए कहा, यार कभी कभी ना मुझे तरस आता है तुम्हारी मुस्तकबिल में होने वाली बीवी पर। अभी कभी हुई तो कैसे गुजारा करेगी बेचारी तुम्हारे साथ? इतने अनरोमांटिक और खड़ूस हो तुम। थोड़ी खड़ूस भी हो तुम। अचानक उस पागल सी लड़की की कही बात सुल्तान के ख्याल में उभरी। वो अपनी मुस्कुराहट छुपाने के लिए चेहरा दूसरी जानिब मोड़ लिया, मगर अगले ही पल माथे पर शिकने लिए हाथी की तरफ बढ़ा जो कि अपनी शामत देखकर उछलता हुआ बेड पर चढ़ा। अच्छा, अब बस चुप रहूंगा। कूल डाउन ब्रो, कूल डाउन। तुम्हारी बकवास हो गई हो तो काम की बात कर लें। वो वापस बालकनी में खड़ा था। तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। हादी चलता हुआ उसके करीब आया। इब्राहिम ने अपने कुत्ते भेजे हैं तुम्हारे लिए। अहमद जहांगीर तक दाद हाशमी की मौत की खबर पहुंच चुकी है, और हमेशा की तरह वह पिंजरे में कैद गीदड़ की तरफ भड़क रहा है। अब इसे तुम चाहिए हो, हर कीमत पर। हाँ, ये तो बहुत अच्छी खबर है। यानी अब इस खेल में मजीद मज़ा आने वाला है। देखते हैं ये छुपे हुए कुत्ते कब जाहिर होंगे। तुमने देखे हैं वो बदनसीब लोग जो खुद चलकर अपनी मौत की तरफ आते हैं, सिर्फ वफादारी निभाने की खातिर। वो दोनों बाजू वापस आपस में बांधे एक अजीब सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए हुए बोला था, अब आगे क्या करना है? हादी ने मजीद प्लान दरियाफ्त किया। फिलहाल तो पालतू कुत्तों को ये काम करने दो और कुछ अर्सा बस काम पर ध्यान दो। आखा जान तुमसे काफ़ी नाउम्मीद है। होते कहाँ हो तुम आजकल? ओ भाईजान, अपनी अकलौती नकचड़े और चुड़ैल कज़न को तंग करने की छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ ताकि वो मुझे समझ सके। तुम नहीं सुधरने वाले। सुल्तान ने नाम में गर्दन हिलाई। जानते हो ना आइगल को, अगर उसे ज़्यादा तंग करोगे तो वो जान से पहले मार देगी और पूछेगी बाद में। हाँ ना, बस थोड़ा सा और। अब मुझे मरने का कोई शौक थोड़ी है। सुल्तान, बस ध्यान रखना, वो लोग कभी भी अपनी औकात दिखा सकते हैं। और क्या तुम मुझे समझा रहे हो? सुल्तान ने आईब्रोज का के हादी की तरफ देखा। एक भेड़िए को भला मैं क्या समझा सकता हूँ, वो तो होता ही सरफिरा है। अब जाओ जाकर अपना अगला प्लान तैयार करो और अपना छोटा सा दिमाग काम पर लगाओ। वैसे मैं सोच रहा था आज मैं यहीं पर ही सो जाता हूँ अपने भाई के साथ। वह बेड पर गिरने वाले अंदाज में लेटा और दोनों बाहें बेड पर फैला दी। सुल्तान ने गहरी सांस भरता बेड की तरफ बढ़ा और उसे अपने तरफ आते देख वो जो आराम से लेटा था एकदम उछलकर दरवाजे की तरफ भागा।
वो मरवा के हमरा मिस्टर यगीत के ऑफिस में खड़ी अपने काम की तफसील अपने बॉस को बता रही थी। अब वो पहले की तरफ किसी भी काम में नर्वस नहीं होती थी, बल्कि पूरी कॉन्फिडेंस से हर काम करती थी। मिस्टर यगीत उसके चेहरे की तरफ गौर से देख रहा था और मुस्कुरा रहा था, मगर अगले ही पल उसके चेहरे के साथ एक गुस्से से भरा चेहरा देखकर एकदम इसकी मुस्कुराहट उड़ी थी। मगर शुक्र है वो बस एक ख्याल ही था। वो अपनी टाई की नॉट ढीली करता अपनी मुस्कुराहट को दबाने के साथ साथ ईशा की तरफ एक मुख्तात नज़र से देख रहा था। वो अच्छी तरह जानता था कि सुल्तान का इससे कुछ कनेक्शन ज़रूर है, और अगर सुल्तान का इससे किसी भी तरह का कनेक्शन है तो यकीद को इससे 500 मील की दूरी पर रहना है, फिर चाहे वो इसे अच्छी लगती हो या नहीं। अपनी काबिल वर्कर्स का काम देखकर यकीद दिल से खुश हुआ था। माशाल्लाह, आप जैसे मेहनती वर्कर्स जहाँ हो वो कंपनी तो दिनों में तरक्की करेगी। आप दोनों ने बहुत काबिल तारीफ काम किया है। अपनी और मरवा की इतनी तारीफ सुनकर वो मुस्कुरा दी, जबकि इसकी नज़रें अपने बॉस के एक गाल पर गहरे होते डिम्पल पर थी। वो फाइल्स हाथ में थामे मरवा के हमरा लॉबी के सामने से गुजरी तो अचानक ही इसकी नज़र लॉबी की दीवार के साथ टेक लगाकर खड़े एक कान से मोबाइल लगाए उस खड़ूस पर पड़ी। वो तकरीबन उसे 2 से 3 हफ्तों के बाद देख रही थी। वो एक टांग पीछे दीवार के साथ लगाए खड़ा था। मैं आती हूँ, तुम ये फाइल्स मेरे कैबिन में रख दो। वो मरवा को फाइल्स पकड़ाती मुस्कुराई। गुड लक। मरवा ने लॉबी में उसे देखते शरारत से कोहनी मारी, जिस पर वो आंखें फैलाई मरवा को देखती आगे बढ़ी। वैसे कुछ फासले पर खड़ी थी, जबकि सुल्तान का चेहरा दूसरी तरफ था और वो मुसलसल मोबाइल कान से लगाए किसी से बात करने में मसरूफ था। मोबाइल कान से हटाते वो पीछे मुड़ा तो उसे बिल्कुल सामने देखकर दोनों हाथ आपस में बांधे। मरहबा, पहल ईशा ने की थी। मरहबा, कैसी हो? मैं बिल्कुल फिट, तुम कैसे हो? हाँ, तुम कौन सा बताने वाले हो? वो दोनों हाथ आपस में बांधते बोली। मतलब समझदार हो गई हो काफ़ी। वो तो मैं हमेशा से ही हूँ, बस एक तुम ही नज़र नहीं आती। फिर लगता है मुझे 8 नंबर का चश्मा लगवाना पड़ेगा इतनी समझदारी देखने के लिए। मेरे ख्याल से 10 नंबर वाला ठीक रहेगा, वो नाक सुकेड़ते बोली। वैसे यूँ तुम यहाँ कैसे? वो आँख भरती दूसरी बात पर आई। तुम्हारे इस खड़ूस बॉस से कुछ काम था इसलिए। हाँ हाँ, सीधा जवाब। ख्वाब तो नहीं देख रही मैं। वो मुस्कुराया। और एक बात, मेरे बॉस खड़ूस तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो बहुत अच्छे हैं। तुम खड़ूस हो। अच्छा, और? और वो बहुत समझदार है। सुल्तान की मुस्कुराहट गहरी हुई। समझदार? हम्म। और? और वो बहुत इंटेलिजेंट है। हम्म। और? वो दोनों बाजू आपस में बांधे खड़ा इसकी वजूहात इंजॉय कर रहा था। और पता है, वो बहुत यूनिक है। अच्छा, वो कैसे? उसने आईब्रो उचकाकर पूछा। क्योंकि इनकी एक गाल पर डिंपल पड़ता है, और पता है जिन लोगों के एक गाल पर डिंपल पड़ता हो वो यूनिक होते हैं। अब के वो हंसा था। इसे यूं हंसता देखकर वो दिल से खुश हुई थी। वो पहली दफ़ा यूं खोलकर हंस रहा था। खड़ूस कहीं का, कंजूस भी है। हंसता कितना प्यारा लगता है, इसलिए हंसने में कंजूसी करता है। वो दिल ही दिल में सोच रही थी। वो तो तुम्हारे गाल पर भी पड़ता है। सुल्तान ने ईशा की दाएं गाल की तरफ इशारा करते कहा। हैं? वो हैरान होते सुल्तान के हाथ में पकड़े मोबाइल को सीधा करके इसमें अपने दाएं गाल पर देखने लगी, जिसे सुखेड़ने से एक हल्का सा डिंपल नुमाया हो रहा था। ओह, ये तो मैंने कभी गौर ही नहीं किया। मुंह पर हाथ रखे हैरानी से मोबाइल की स्क्रीन में देख रही थी। लोगों के डिंपल्स पर नजर रखना छोड़ दो, अपना भी नजर आ जाएगा। सुल्तान ने उसे अपना चेहरा देखते कहा, जबकि इसका हाथ सुल्तान के मोबाइल पर उसके हाथ की उंगलियों से टकरा रहा था। वो बारी बारी अपनी दोनों गालों को सुकेड़ती, पर बस एक गाल पर ही हल्का सा डिंपल नुमाया होता। इसका मतलब मैं भी यूनिक हूँ। वो मुस्कुरा रही थी। बिल्कुल। वो दिल ही दिल में बड़बड़ाया। सुल्तान के फ़ोन की घंटी बजी, मगर वो उसे बंद करता अपनी जेब में रख चुका था। तुम किसी ज़रूरी काम से आए थे, तो वो हो गया क्या? मुख्तसर जवाब। ठीक है, मैं चलती हूँ। आज तो वैसे भी बहुत सारा काम है। सुल्तान के फ़ोन पर बेल को बार बार बजते देखकर वो अब समझ गई थी कि उसे बहुत ज़रूरी काम है। उसे वहाँ से जाना ही मुनासिब लगा, जबकि वो मोबाइल को बिल्कुल इग्नोर किए एक ही तार में उसे देख रहा था। सुल्तान ने नजरें झुकाई तो उसके उलझते हाथों पर पड़ी। चलता हूँ, ख्याल करना। ये कहता वो एक कदम करीब और उसके कंधे से नीचे को सिरका हुआ स्कार्फ का पल्लू उठाकर उसके कंधे पर दुरुस्त करके रख करता एक गहरी सांस भरता वहां से 1 मिनट में गायब हुआ था। जबकि वो वहीं पर ही खड़ी अपने कंधे की तरफ देखती मुस्कुरा दी। अपने कैबिन में कुर्सी पर बैठते वो मुस्कुरा रही थी, जबकि मरवा इसके कैबिन में अध नीचे लटकी इसकी शरीर से मुस्कुराहट देख रही थी। हाय, मेरी मासूम सी दोस्त, मन में लड्डू फूट रहे हैं क्या? इसकी मुस्कुराहट एकदम गायब हुई और गर्दन घुमाकर देखने पर वो अपने कैबिन में लटकी नजर आई। तुम भी ना बंदर हो, जब देखो यहाँ लटक रही होती हो। जाओ अपना काम करो, पता है ना आज कितना काम है।
हाँ हाँ, हो लो खुश अकेली अकेली। कोई हम सिंगल हैं तो और कर भी क्या सकते हैं। ये कहती वो अपनी कुर्सी पर बैठी। तो आप भी मिंगल हो जाए ना, आपके पास भी तो मौका है, वो भी इतना बड़ा। मुकाबल कैबिन से आती सारफ की आवाज़ पर ईशा के कान खड़े हुए। मुझे मैंगल होना है रे मामू, ट्रायंगल नहीं। लिहाजा अपना भारी भरकम मौका अपने पास ही रखो। ईशा का बेइख्तियार कह कहा गूंजा। हंस दो, तुम्हारे पास इतना हैंडसम और बॉडी बिल्डर बंदा जो है। मसला तो मेरा है ना, कोई नहीं। ऊपर वाला जब देगा ना, छप्पड़ फाड़ कर देगा। आमीन। वो मुंह पर हाथ फेरती सारफ को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। अल्लाह करके आप हमेशा कवारी ही रहें। सारफ ने अपनी भड़ास निकाली। हाँ, कब्बों के कहने पर ढोल नहीं बजते रे मामू। और तुम हो ना कवारे और मोटे, जलने के अलावा और कोई काम नहीं। ऐसी फीकी बद्दुआएं अल्लाह भी नहीं कबूल करते। चुप हो जाओ तुम दोनों, वरना मैं अपना काम करके ऑफ हो जाऊंगी। फिर बैठे रहना शाम तक एक दूसरे का खून पीने के लिए। ईशा कानों पर हाथ रखती अब इन दोनों को डपट रही थी, मगर ये दोनों और खामोशी हो ही नहीं सकता। कुछ देर इन्हें नॉन स्टॉप बोलते सुनकर ईशा ने दिल ही दिल में कहा। एक लंबे और मसरूफ दिन के बाद जब वो घर में आई तो दोपहर के 3 बज रहे थे और वो थकी हारी से किचन में खड़ी एक हाथ कमर पर रखे दूसरे हाथ से चाय बनाने में मसरूफ थी। हाँ, एक तो इतनी गर्मी लग रही है यहाँ और ये चाय आज बनने में इतने नखरे कर रही है। वो चिढ़ती हुई माथे पर आए पसीनों को पूंछती बोली। हाल में इकलौते सोफे पर बैठी वो चाय को एंजॉय कर रही थी कि इसकी नज़र अपने सामने विंडो के करीब रखे फूलों पर पड़ी। हाँ, इन्हें तो मैंने कल से पानी दिया ही नहीं। कितनी बुद्धू हूँ मैं। वो कप एक तरफ रखती पानी का जग उठाए फूलों की तरफ आई जिनमें से कुछ मुरझा चुके थे, मगर कुछ ताज़ा दम थे। उन्हें पानी देती थोड़ी अफसुर्दा थी। वो मुरझाए हुए फूलों को देखकर हमेशा ही अफसुर्दा हो जाती थी। इसके मुताबिक फूल अगर मुरझा जाए तो इंसान की ज़िंदगी भी मुरझा जाती है। इसलिए इन्हें खिलता हुआ रहना चाहिए ताकि हमारी ज़िंदगी में भी बहार रहे। सफाई करते और मरवा की बहुत याद आ रही थी और वो इसके साथ कहीं घूमने का प्लान सोचने लगी। एक हाथ में डस्टर पकड़े दूसरे हाथ में मोबाइल उठाते ही नंबर डायल करके उसने कान से लगाया। एक से दूसरी बेल और फिर तीसरी बेल पर कार्ड कनेक्ट हुई। मरहबा मिस अफलातून, क्या कर रही हो? वो बोलती हुई साथ साथ डस्टिंग कर रही थी। मरहबा। एक भारी आवाज़ ईशा के कानों से टकराई तो इसने एक झटके से फ़ोन कान से हटाकर स्क्रीन को देखा जहाँ अब्दुल का नाम जगमगा रहा था। हाँ, ये अब इसी की कमी रह गई थी। वो ज़ोर से आंखें मिचती डस्टर ज़मीन से उठाती कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वो जो सोने की नाकाम कोशिश कर रहा था, फ़ोन की घंटी ने इसकी रही सही नींद भी ख़राब कर दी थी। बेड पर उल्टा लेटा वह बिना शर्ट के तकिए के नीचे बाजू रखे गौर गौर से नीम आंखें खोले मोबाइल की स्क्रीन को देख रहा था। अल्लाह, अब यही बाकी रह गया था। लगता है चश्मे की ज़रूरत इसे नहीं मुझे है। वो अपने सर पर चपत लगाए मोबाइल एक साइड पर फेंकते और फिर से डस्टिंग करने में मसरूफ़ हुई। फ़ोन की घंटी फिर से बजी जिसमें वो मोबाइल हाथ में पकड़े हाथों को आपस में उलझा रही थी। पहले तो कभी कॉल नहीं उठाई, आज गलती से होगी तो आज ही उठानी थी। कुछ सोचते हुए उसने सबस बटन दबाया। तुम ठीक हो? वो थोड़ी सुस्त आवाज़ में बोल रहा था जैसे अभी अभी नींद से जगा हो। हाँ, मैं ठीक हूँ। वो बस गलती से नंबर डायल हो गया था। मैं मरवा को कॉल करने वाली थी मगर गलती से। सुल्तान ने इसकी बात दोहराई। सॉरी, शायद तुम सो रहे थे। तब इस खराब हुई नींद का अजाला कैसे करोगी? ईशा ने इसकी बात सुनते मोबाइल सामने करके एक मुक्का कसा। आई एम सॉरी। काफ़ी नहीं। वो बेड पर सीधा होकर बैठा बालों में हाथ फेरते उसे तंग करना चाहता था। तो और क्या करूं फिर? लोरी सुना दूं ताकि तुम फिर से सो जाओ? वो बालों को हाथ से खराब करता मुस्कुरा रहा था। तुमने मेरी खराब की, अब मैं तुम्हारा मसरूफ दिन खराब करूंगा। हिसाब बराबर। क्या मतलब इस बात का? वो सोफे पर गिरते हुए बोली। अब सफाई हो गई हो तो ज़रा तैयार रहो, मैं आ रहा हूँ। ईशा ने फिर से मोबाइल सामने करके हैरानी से स्क्रीन पर देखा। उसे कैसे पता चला कि मैं सफाई कर रही हूँ? इतनी देर में वो कॉल डिस्कनेक्ट कर चुका था। कहीं ये मोहब्बत का भूत तो नहीं है? और अब क्या करूं? क्या तैयार? उसने कहा, तैयार रहो। वो सर खुजाती कमरे में आई। वार्डरोब खोलते वो मुस्कुरा रही थी। कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। हंसी दबाती वो लिबास निकाले अब तैयार हो रही थी। पीले रंग की फुल लॉन्ग फ्रॉक जिस पर फूलों की बेलों का डिज़ाइन बहुत नफीस तरीके से बना हुआ था। मैचिंग हिजाब ओढ़े वो खुश थी। आखिर कितने ही दिनों के बाद उसके साथ कहीं बाहर जा रही थी। वो कलाई पर घड़ी बांध रहा था और खुद को आईने में देखते कुछ अलग महसूस कर रहा था। आज मामूल के बरक्स वो इस ब्लू कलर की शर्ट में मलबूस था जो कि इस प्यारी सी लड़की ने इसके लिए खुद पसंद की थी। ब्लू शर्ट और ब्लैक ड्रेस पैंट पहने, बालों को पेशानी पर बेतरतीबी से गिराए, एक स्प्रे परफ्यूम करता वो गाड़ी की तरफ बढ़ा। वो हाल में सोफे पर बैठे सामने लगी घड़ी की तरफ गौर गौर से देख रही थी जो कि शाम के 5:07 बता रही थी।
वो विंडो के पास रखे फूलों की तरफ आई तो विंडो खोल दी। ताज़ा हवा से फूलों की खुली हुई पत्तियां हवा में लहरा रही थीं। जब उसे विंडो से पार अपने घर के कुछ फासले पर सड़क पर खड़ी उसकी गाड़ी नजर आई। वो अपना मोबाइल हाथ में पकड़ती घर को लॉक करती उसकी तरफ चल दी। वो आंखों पर गॉगल्स लगाए उसे अपनी तरफ आता देख रहा था, मगर वो कार में बैठने की बजाय उसकी तरफ वाली विंडो पर नॉक कर रही थी। सुल्तान ने विंडो नीचे की। बाहर आ जाओ। वो उसे बाहर आने का कहकर कुछ फासले पर हुई। किस लिए? वो विंडो पर बाजू रखे हाथ को ठोड़ी के नीचे रखे पूछ रहा था। आओ तो बताती हूँ, और हाँ, ये इस तरफ पार्क कर दो, यहाँ नहीं, यहाँ से और लोगों ने गुजरना है। सुल्तान गाड़ी एक साइड पार करता अपनी शर्ट दुरुस्त करता कफ फोल्ड करता उसकी जानिब आया। ईशा उसे देखकर दिल से खुश हुई थी। जितना उसने सोचा था वो शर्ट इससे भी ज्यादा इस पर जच रही थी। बेतरतीबी से पेशानी पर बिखरे बाल, वो बहुत प्यारा लग रहा था। वो इसके करीब आ रुका, मगर मुकाबिल बिना आंखें झपके उसे देखने में मसरूफ थी। वो हल्का सा मुस्कुराता दोनों बाजू आपस में बांधे खड़ा था। अपनी पोजीशन पर गौर करती वो एकदम सीधी हुई। तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। हड़बड़ाहट में चलने का कहने की बजाय वो अपने दिल की बात कह गई। अगले ही का पल गौर करने पर अपनी पलकें झपकती इर्द गिर्द देख रही थी। बहुत शुक्रिया। सुल्तान ने दिल के मुकाम पर हाथ रखते अपनी तारीफ कबूल की। चले? किधर? यहाँ पीछे, वो जगह बहुत खूबसूरत है। वहाँ पैदल चलने का अपना ही मजा है। तो चलो वहाँ चलते हैं। सुल्तान ने हाथ का इशारा करते उसे आगे चलने का कहा। वो तेजी से इसके सामने से हटती एक साइड पर हुई। वो मुस्कुराहट दबाता इसके पीछे पीछे चल दिया। कुछ ढलवानदार गलियों से गुजरते हुए आखिर वो समंदर की तरफ एक खुली सड़क पर थे, जहाँ सड़क के किनारे पर लगे दरख्त और इनके नीचे एक कतार में लगे हुए बेंच इस समंदर के किनारे को मजीद पुरकशिश बना रहे थे। ट्यूलिप्स के फूलों की क्यारियां किनारों पर एक पुरकशिश मंजर नुमाया कर रही थी। ठंडी और पुरसकून हवा से जमीन पर बिखरे पत्ते उड़कर इधर से उधर गिरते। कुछ दरख्तों पर लगे पत्ते हवा के तेज झोंकों से अपनी टहनियों से अलहदा होकर जमीन बोस हो रहे थे। वो गहरी सांस भरती उसके बिल्कुल साथ चल रही थी। तुम्हें कौन सा मौसम पसंद है? ईशा ने एक छोटा सा सवाल किया। कोई भी नहीं। वो अब अपनी पैंट की जेबों में हाथ डाले चल रहा था। कोई भी नहीं मतलब? कोई तो होगा। सर्दी, गर्मी, बहार, खिज़ां, कुछ तो। वो बिना कुछ बोले चल रहा था। मैं भी किससे पूछ रही हूँ। वो दिल ही दिल में बड़बड़ाई। मुझे बहार पसंद है। इसके वापस ना पूछने पर एक तीखी निगाह इस पर दौड़ाती थोड़ा करीब होते बोली। कोई ख़ास वजह? हाँ ना, बहुत ख़ास। ये मौसम दिलों को जोड़ता है, ये बिखरी हुई ज़िंदगी और उम्मीदों को समेटता है और नए सिरे से शुरू करता है। और सबसे ज़्यादा फूलों की वजह से। बाहर में फूल खिलते हैं, इन्हें खिलते देखना बहुत सेटिस्फाइंग प्रोसेस है। पता है, बहार की आमद से इन सूखे और रूठे हुए बेजान दरख्तों पर एक नई उम्मीद खिलती है, तो ये बहुत खुश होते हैं। और तुम्हें कैसे पता कि ये खुश होते हैं? वो इसके करीब होते बोला। क्योंकि जब एक मुरझाए हुए दरख्त पर फूल और पत्ते खिले तो वो खुशी से लहराता है। मतलब वो खुश हो रहा है, सिंपल। हाँ, और वो तुम्हें बताता है दैट इट्स हैप्पी। वो नाक सुकेड़ते उसकी तरफ देख रही थी। जी हाँ, ये फूल बहुत कुछ बताते हैं, बस सुनने के लिए इंसान के कान दुरुस्त होने चाहिए। वो एक झुरझुरी लेकर उसके एक कदम आगे चलने लगा। पैदल चलते इन पर पुरनूर सड़क पर उसे बहुत सुकून का एहसास हो रहा था। बहुत से लोग वहाँ वॉक की गर्ज से आए थे। सड़क के किनारे पे खूबरू आदमी हाथ में डफली पकड़े मुस्तफ़ा सिस्ती गाना गाने में मसरूफ़ था, जिसके एन सामने कुछ लोग उसकी तस्वीर बनाने में मसरूफ़ थे, जबकि इस भीड़ में एक तरफ एक जोड़ा उसके गाने की ताल पर तुर्किश डांस करने में मसरूफ़ था। एक दरमियानी कद की खुली सफ़ेद रंग की लड़की जिसने स्लीवलेस रेड कलर की फ्रॉक पहनी थी। इसके साथ एक नौजवान ब्राउन रंग के ओवरकोट में मलबूस इसको अपने साथ घुमाने और स्टेप मैच करने के साथ मुस्कुरा रहा था। शायद वो इन दोनों की पहली डेट थी, क्योंकि तुर्की में सुर्ख रंग का ड्रेस एक लड़की तभी पहनती है जब वो अपने पार्टनर के साथ पहली दफ़ा आए या फिर किसी अच्छे पार्टनर की तलाश में हो। वो जल्दी उन दोनों को डांस करते देख रही थी, जबकि सुल्तान अपना रुख समंदर की तरफ किए पैंट की जेबों में हाथ डाले हुनूस उसी पोजीशन में चल रहा था। ईशा चलती चलती उससे कुछ आगे फासले पर लगे दरख्त के करीब आई, जहाँ एक लंबी टहनी पर सिर्फ एक ही पत्ता लटक रहा था, जो कि साइज में काफ़ी बड़ा था। उसने हाथ बढ़ाकर उसे तोड़ना चाहा, मगर वो उससे काफ़ी ऊंचाई पर था, तो वह अंगूर खट्टे हैं कहकर आगे बढ़ गई। वो इसके पीछे चलता इसकी एक एक हरकत को नोट कर रहा था, जबकि ईशा के मुताबिक वो इसे नज़रअंदाज किए चल रहा है। चलते चलते सुल्तान के कदम इसके कदमों से मिले, मगर वो बिना उसकी तरफ देखे चलती गई। सुल्तान ने इसके बाजू पर हल्की सी कोहनी की ज़रब लगाई, जिस पर उसने उसकी तरफ देखा और अगले ही पर इसके हाथ में पकड़े इस बड़े से पत्ते की तरफ देखा। वो इसे तोड़ लाया था। ईशा ने मुस्कुराते हुए उससे ले लिया। शुक्रिया। वह समंदर के किनारे खड़ी सामने के खूबसूरत मंजर को अपने मोबाइल में कैद कर रही थी।
जब मोबाइल घुमाते उसकी नज़र सुल्तान पर पड़ी, जो फ़ोन कान से लगाए किसी से बात करने में मसरूफ़ था। ईशा ने कैमरा उसकी जानिब क्लिक किया और वो मगरूर शहज़ादा उसके मोबाइल में कैद हो गया। वो धीरे से मुस्कुराती ही वापस समंदर की तरफ रुख कर गई, जबकि इस बेनियाज शख्स की स्माइल गहरी हुई। वो अपनी दोनों बाहें फैलाए हवा को महसूस करती इर्द गिर्द से बेनियाज थी। तुमसे एक बात पूछूं? वो हाथ में पकड़ते पत्ते के दरमियान में उंगली फेरती बोली। वो इसके मुकाबले चलती हुई जा रही थी, जबकि शाम ने अब धीरे धीरे दिन को अपनी आगोश में ले लिया था और हर तरफ रोशनी अपनी पूरी आबोताब से चमकना शुरू हो चुकी थी। तुमसे एक बात। वो धीरे से मुस्कुराती वापस समंदर की तरफ रुख कर गई, जबकि इस बेनियाज शख्स की स्माइल गहरी हुई। वो दोनों बाहें फैलाए हवा को महसूस करती इर्द गिर्द से बेनियाज थी। तुमसे एक बात पूछूं? वो हाथ में पकड़ते पत्ते के दरमियान में उंगली फेरती बोली। वो इसके मुकाबले चलती हुई जा रही थी, जबकि शाम ने अब धीरे धीरे दिन को अपनी आगोश में ले लिया था और हर तरफ रोशनी अपनी पूरी आबोताब से चमकना शुरू हो चुकी थी। तुम कहाँ रहते हो? तुम्हें क्यों जानना है? बस ऐसे ही, तुमने कभी बताया नहीं। तुम क्या करते हो? तुम्हें यह जानने की ज़रूरत नहीं। वह संजीदा अंदाज में बोला। ये तो नॉर्मल सी बात है। देखो, अब तुम जानते हो ना कि मैं कहाँ रहती हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या काम करती हूँ। तुम अच्छी तरह जानते हो, मगर मैं नहीं जानती। तुम कौन हो? तुमने कभी अपने बारे में बताया ही नहीं। वो पत्ते को हाथ में घुमा रही थी। कहा ना, तुम्हें यह सब जानने की ज़रूरत नहीं है। पर क्यों? इस क्यों का कोई जवाब नहीं। होता है ना, अगर तुम देना चाहो तो। मैं तो बस एक सादा सा सवाल पूछ रही हूँ। वो बिना जवाब दिए चल रहा था। अब बता भी दो, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। मैं एक बात बार बार दोहराने का आदी नहीं हूँ, और तुमने अगर एक बार ही समझा तो बेहतर है। अब की बात उसने थोड़े गुस्से से जवाब दिया। क्यों? क्या मैं नहीं जान सकती तुम्हारे बारे में? नहीं। पर क्यों? तुमने तो कहा था ना कि हम दोस्त हैं। तो क्या मैं इतना भी हक नहीं रखती कि मैं जान सकूं? अब सुल्तान के माथे पर पड़ी सिलवटों में इजाफा हुआ था। वो एक बात बार बार कहने का आदी तो बिल्कुल भी नहीं था, मगर इसके ही एक बात बार बार पूछने पर अब उसे गुस्सा आ रहा था। बताओ ना, क्या मैं इतना भी हक नहीं रखती? हाँ, नहीं रखती। सुल्तान ने कदरे गुस्से से उसकी तरफ देखते कहा। पर मुझे जानना। कीप क्वाइट। अभी बात ईशा के मुंह में ही थी कि सुल्तान ने धाड़ कर कहा। वो 2 कदम फासले पर हुई। नहीं रखती तुम कोई भी हक मेरे बारे में जानने का या समझने का, समझी? वो उंगली की नोक उसकी जानब किए कदरे गुस्से से उससे मुखातिब था। एक बार फिर वो अपने उसी रूप में आ चुका था और मुकाबले में उसे समझने में फिर से गलती करती थी। वो खामोश खड़ी अपनी आंखों में आई नमी को छुपाने के लिए चेहरा दूसरी जानिब मोड़ दिया। शायद हमें घर जाना चाहिए। काफ़ी देर हो चुकी है। वो धीरे से बोली। वैसे कुछ कदम आगे चलने लगी। वो अपनी आंखों में गुस्सा लिए एक गहरी सांस भरता अपने बालों में हाथ फेरता उसके पीछे कदम बढ़ा दी। वो काफ़ी तेज चल रही थी। तुर्की की गलियों में बनी हुई सड़कें ढलवानदार होने की वजह से वहां से नीचे आता इंसान काफ़ी तेज़ी से चलता है। करीब घर के करीब पहुंचते वो बिना उसकी तरफ देखे सन से घर के अंदर दाखिल होती दरवाज़ा लॉक कर दिया। वो गहरी सांसें भरती दरवाजे के साथ लगी धीरे से नीचे बैठती चली गई। उसने उसे समझने में फिर से गलती कर दी थी। इस दफ़ा की गलती में वो बहुत आगे निकल चुकी थी और अब उसकी यह गलती उसे बहुत तकलीफ दे रही थी। वो बोझल कदमों से चलती बेड पर गिर गई। जाने कब तक वो बेनवाज रोती रही। मैं तो समझती थी मैं उसे कुछ कुछ समझने लगी हूँ, मगर वो एक अजीब पहेली है। क्या वो बस मेरे साथ हमदर्दी कर रहा है? हाँ, एक यतीम लड़की जो तन्हा है, उसकी मदद ही तो कर रहा है। उसे भला मुझसे और क्या गर्ज होगी? और मैं ही शायद पागल हूँ जो खुद को इतना अहम समझ लिया। मगर मेरे पास तो इतना भी हक नहीं। वो चेहरा हाथों में छुपाती फूट फूट कर रोती। अपने कमरे में दाखिल होते हुए अपना गुस्सा ड्रेसिंग मिरर के सामने रखी चीज़ों पर निकाल रहा था। एकदम से कांच की बनी शीशियां ज़मीन पर गिरती इस खामोश फ्लैट में अजीब सा शोर पैदा कर रही थी। वो ड्रेसिंग मिरर के सामने दोनों हाथ रखे खुद को देख रहा था। नहीं रखती तुम कोई भी हक। अपनी कही बात उसके कानों में गूंजी ही थी कि वो सामने लगे आईने पर मुक्कों की बरसात कर चुका था। शीशे की किरचियां इसके हाथों में पेवस्त हो चुकी थी। वो दोनों हाथों को अपने चेहरे और बालों में से गुजारता गहरी सांस भर रहा था। कुछ ही पल में वो अपने कमरे का हाल बेहाल कर चुका था, मगर गुस्सा था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आंसुओं से भरी आंखें उसके गुस्से में तेल डालने का काम कर रही थी। क्यों? क्यों तुम वो सब जानना चाहती हो जो तुम सह नहीं पाओगी? क्यों तुम सुल्तान का जानना चाहती हो? आखिर क्यों? बालकनी में रखे गुलदान को उसने पूरी शिद्दत से हाथ से ज़रब लगाते दूर फेंका। नहीं चाहता कि जिस तरह से ये दुनिया सुल्तान से नफरत करती है, तुम भी वैसे ही मुझसे नफरत करो। तुम्हारी आंखों में खुद के लिए नफरत नहीं देख सकता। क्यों नहीं समझती तुम? क्यों तुम मुझे तल्ख होने पर मजबूर करती हो? वो दोनों हाथों से रेलिंग की मजबूती से थामे खड़ा था। तुम मुझसे नफरत करो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता।
वो लैपटॉप पर उंगलियां चलाती बहुत बोझिल सी थी। माथे पे पड़ी शिकनी और आंखों के गिर्द मुसलसल रोने के निशानात। वो आज बहुत थकी और बेजार सी लग रही थी। तुम क्या खाओगी? मैं खाना ऑर्डर कर रही हूँ। मरवा अपने मोबाइल में उंगलियां चलाते उससे मुखातिब थी, मगर वो बेध्यानी में टच पैड पर बेतरतीबी से उंगलियां चला रही थी। ईशा, कहाँ गुम हो? मरवा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे होश दिलाया। हाँ, क्या हुआ? वो आंखें झपकती सीधी हुई। क्या बात है ईशा? तुम परेशान और उदास सी लग रही हो। कोई बात है क्या? नहीं, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा सर दर्द है। मरवा ने इसका माथा छुआ जो कि काफी गर्म हो रहा था। सर दर्द के साथ साथ बुखार भी है तुम्हें तो? क्या तुमने कुछ खाया? वो जानती थी कि अब मरवा बात की तह तक पहुंच कर रहेगी, सो वो उसे टालने के लिए इस बात में सर हिला गई। हाँ, खाया था। अब फिलहाल भूख नहीं लग रही। ईशा, क्या बात है? तुम ठीक नहीं लग रही। वो इसके करीब बैठती बोली। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मिस अफलातून, तुम बस ऐसे ही परेशान हो रही हो। अच्छा, मान लेती हूँ, मगर तुम आज की लीव ले लो। तुम्हारा सारा पेंडिंग काम मैं देख लूंगी। घर जाकर रेस्ट करो और मेडिसिन लो। अरे नहीं, मैं ठीक हूँ। मैंने कहा ना, तुम जाओ रेस्ट करो। मरवा इसका बैग समेटती उठ खड़ी हुई। वो भी इस वक्त आज़ादी चाहती थी, कहीं ऐसी जगह जाना जहां उसे सुकून मिल सके। सो ज़्यादातर तरद्दुद करने की बजाय वो मरवा की बात पर इत्तेफाक करती मान चुकी थी। और हाँ, मेडिसिन टाइम पर लेना, और अगर मेरी ज़रूरत हुई तो कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगी। मरवा ने उसे जाते हुए रोक कर कहा, जिस पर एक नामालूम सी मुस्कुराहट लिया इस बात में सर हिलाती चल दी। वो यूं ही बेध्यानी में सड़क पर चल रही थी, आसपास से बेनियाज, चेहरे पर बिना किसी तासुर के। सुल्तान की कही बात मुसलसल उसके सुस्त दिमाग में घूम रही थी। नहीं रखती तुम कोई भी हक। अचानक सुनाई देते हैं इसके अल्फाज। वो दिल के मकाम पर हाथ रखती सड़क के किनारे एक साइड पर बैठ गई। बहुत देर से जब्त किए आंसू पलकों की बात तोड़कर इस नाजुक से गालों पर फैल गए, मगर वो चेहरे पर बिना कोई तासुर लिए बिन आवाज बैठी रोती रही। और मैं कितनी पागल हूँ, उससे मोहब्बत कर बैठी जिसके लिए मैं कोई अहमियत नहीं रखती, जो बस मेरे साथ एक हमदर्द बनकर रहता है। वो घर नहीं जाना चाहती थी। घर के बाद वो खड़ी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रही थी। सो अपने कदम मोड़ती वो वापस चल दी। चलते चलते गली के कोने पर बनी हुई बस फ्लावर शॉप के बाहर जा रुकी। अपनी हालत दुरुस्त करती वो अंदर दाखिल हुए तो अपने बिल्कुल सामने वो उस अधेड़ उम्र खूबसूरत सी खातून को अपनी शॉप की सफाई करते देख रही थी। मरहबा आंटी। अरे, मरहबा मेरी बच्ची, कैसी हो तुम? कितने दिनों बाद आई हो। एरगुल ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया। मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? तुम्हारे आने से मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। वो मुस्कुरा रही थी। ईशा के चेहरे पर भी एक बेहकी सी मुस्कान नुमाया हुई। आप क्या कर रही थी? और ये क्या, यहाँ तो काफी नए मेहमान आए हैं। वो अपने सामने पड़े बहुत से नए फूलों की तरफ देखते हुए बोली। हाँ, आज ही नए फूल आए हैं, बस इन्हें सेट करने के लिए जगह साफ कर रही थी। मैं मदद करती हूँ। थोड़ी जगह साफ करने के बाद वो फूलों से भरे गुलदानों को एक कतार में सेट करने में इर्गुल की मदद कर रही थी। वो बार बार ईशा के चेहरे की तरफ देख रही थी। वो इतना जो जान की थी कि ये लड़की काफी चुलबुली और बातें करना इसे शायद बहुत पसंद है, मगर आज वो बहुत कुछ खामोश थी। इर्गुल इससे छोटी छोटी बातें कर रही थी जिनका वो बहुत मुख्तसर जवाब देती। बज़ाहिर तो वो नॉर्मल बिहेव कर रही थी, मगर जब इंसान अंदर से उदास हो तो उसकी आंखें उसकी उदासी को भरपूर तरीके से जाहिर करती हैं। आंगन की चहकती चिड़िया जब खामोश रहती है तो बहुत कुछ कहती है। आंटी के अल्फाज पर उसने उसकी तरफ देखा, जो बहुत गहरी नजरों से ईशा की तरफ देख रही थी। वो फीका सा मुस्कुरा दी। क्या बात है मेरी बच्ची, आज बहुत खामोश हो? बस यूं ही, खामोश रहने को दिल चाह रहा है। वो गुलदान में मट्टी भरती धीरे से बोली। मेरी बच्ची, क्या तुम मुझसे जिक्र नहीं करोगी? इरगुल ने उसकी ठोड़ी को पकड़कर अपनी जानिब किया। बस थोड़ा उदास हूँ। वो बहुत गहरी नजरों से ईशा की आंखों में देख रही थी। इतनी मोहब्बत है उससे कि तुम मुझसे उसकी शिकायत भी नहीं लगाना चाह रही? उसने हैरानी से इरगुल की तरफ देखा, जो हमेशा की तरह मुस्कुरा रही थी। एक बात तो थी कि वो खातून चेहरों और इन पर नुमाया होने वाले तासुरात को पढ़ने में माहिर थी। ईशा की आंखें आंसुओं से तर हो गई, जिन्हें वो काफी देर से रोके हुए थे। इसकी बड़ी बड़ी ब्राउन आंखों में दर्द के वो आंसू फिसल कर गालों पर बह निकले। वो एक झटके से इरगुल के सीने से जा लगी। हम क्यों किसी से इतनी आस लगा लेते हैं कि जब वो टूटती है तो हमें तकलीफ होती है? क्यों अपनी सोच में इतना आगे निकल जाते हैं कि हम एक मोड़ पर खुद को अकेला खड़ा पाते हैं, जहां हमें जिसकी जरूरत है वो हमसे दूर होता है? क्यों आंटी, क्यों हम अपने मनपसंद इंसान का थोड़ा सा तल्ख रवैया भी बर्दाश्त नहीं कर पाते? हाँ मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ। इधर देखो मेरी तरफ। वो इसका चेहरा हाथों में थामे अपने मुकाबले किए हुए थे। क्योंकि हम जिससे मोहब्बत करते हैं उसे इजाज़त सौंप देते हैं हमारे साथ तल्ख रवैया अपनाने की, हमें तकलीफ देने की। क्यों भला? क्योंकि हम इनसे अपना ये दिल जोड़ बैठे हैं, और जिनसे दिल जुड़ जाए इन्हें इजाज़त होती है, हम खुद देते हैं।
अगर हम खुद इन्हें इजाज़त देते हैं तो इनके ऐसे रवैये पर हमें इतनी तकलीफ़ क्यों होती है? क्योंकि मोहब्बत में हमारा ये दिल बहुत नाज़ुक और लाडला बन जाता है। जब इसे तल्ख़ रवैया बर्दाश्त करना पड़े तो तकलीफ़ होती है। मगर जानती हो इसका हल क्या है? ईशा ने नफ़ी में सर हिलाया। अपनी इस मोहब्बत को मज़बूत बनाओ। इस कदर मज़बूत कि मुकाबिल महबूब तुम्हारे इस दिल को तकलीफ़ देने से पहले 1000 दफ़ा सोचे। अपनी मोहब्बत को इतना मज़बूत बनाओ कि वो तुम्हें कभी भी तकलीफ़ ना दे सके। अगर तुम कमज़ोर बनोगी तो मोहब्बत के साथ-साथ इस शख़्स को भी खो दोगी। अरे मोहब्बत करने वालों के जिगरे तो बहुत बड़े होते हैं। वो तो आला ज़र्फ़ रखते हैं। अपने दिल पर हाथ रखो और जानो, क्या ये वाक़ई उसे चाहता है? अगर हाँ का जवाब मिले तो अपना ये खूबसूरत सा दिल बड़ा कर लो और अपनी इस मोहब्बत को फ़ौलाद की तरफ मज़बूत कर लो। वो ईशा की नाक पर उँगली से छोटी-सी ज़रब लगाती मुस्कुरा दी। गुल आंटी की बातें तो उसे हमेशा ही अच्छी लगती थी, मगर आज उसे वाक़ई सुकून मिला था। इरगुल की बातों ने उसे कदरे पुरसकून किया था। वो ईशा के आंसू अपने स्कार्फ से साफ करती, पानी का ग्लास बढ़ाए उसकी तरफ खड़ी थी, जिसे मुस्कुराते उसने थाम लिया। क्या मैं आपको माँ कह सकती हूँ? इरगल के गुलदानों में मिट्टी भरते हाथ रुके थे। उन्होंने ईशा की तरफ मुड़कर देखा। मुझे बहुत खुशी होगी। मुस्कुराते हुए कहकर वो दोबारा से अपने काम में लग चुकी थी। आप बहुत अच्छी माँ हैं। एरगुल ने बस सब चीज़ें एक तरफ रखते ईशा का सर अपनी गोद में रखा और इसका हिजाब एक साइड उतार के इसके बालों में धीरे धीरे उंगलियां चलाने लगी। आप जानती हैं, जब इस शख्स से मेरे दिल को तकलीफ मिलती है मैं इरादा करती हूँ कि दोबारा इससे मुखातिब नहीं होंगी, मगर उसे अपने सामने देखकर इसकी आवाज़ सुनकर ये दिल सब भूल जाता है। एरगुल की मुस्कुराहट गहरी हुई। तब तो वो इंसान बहुत खुश नसीब है कि उसे सच्चे दिल से चाहने वाली मिली। मेरी बच्ची, मेरी एक बात हमेशा से याद रखना। वो इसकी गोद में सर रखे आराम से लेटी थी। मेरा पाक रब अपने चंद खास बंदों को ही सच्ची मोहब्बत से नवाजता है। सच्ची मोहब्बत जानती हो क्या होती है? वो बहुत गौर से इसकी बात सुन रही थी। सच्ची मोहब्बत जिसमें बेशुमार आजमाइशें हों, जिसमें तकलीफ और तकलीफ के बाद भी हम इस शख्स को गलत ना कह सकें, जब हम बर्दाश्त करना सीखें। सच्ची मोहब्बत में अपना सब कुछ इसके हवाले कर देना पड़ता है। ये मोहब्बत इंसान की रूह मांगती है और जो अपनी रूह इसके हवाले कर दे, ये इसकी हो जाती है। सच्ची मोहब्बत सब्र, खलूस और इंतज़ार मांगती है और मेरा रब इस रिश्ते पर चलने वाले अपने चंद खास बंदों को बहुत आजमाता है। वो आजमाइशें तल्ख़ भी होती हैं और आसान भी। कभी वो हमें हमारा मनपसंद इंसान हद से ज़्यादा फराहम करता है, तो कभी इसके एक दीदार के लिए हमें बेइंतहा तड़पाता है। मगर इन सब में एक चीज़ जो इंसान को कभी नहीं छोड़नी चाहिए, वो है सब्र। तुम सब्र का दामन थाम कर रखो। वह तुम्हारी मनपसंद चीज़ तुम तक लाएगा कि तुम हैरान हो जाओगी। ईशा की आंखें तर थीं। वो दिल से इन सब बातों को खुद में नक्श करती जा रही थी। मैं समझ रही हूँ आपकी हर एक बात। वो सीधी होकर बैठ गई। ईशा का हिजाब इसके गले में था और इसके लंबे ब्राउन बाल इसकी कमर पर फैले हुए थे। तुम समझदार हो मेरी बच्ची। वह इसके चेहरे पर आए बालों की लट को कान के पीछे अड़सते हुए प्यार से बोली। तुमसे एक बात पूछूं? आप एक नहीं 1000 बात पूछ सकती हैं। जिस पर वो दोनों मुस्कुराहट गहरी हुई। तुम कहाँ रहती हो? फैमिली में कौन कौन है? जो बात काफ़ी दिनों से एरगुल पूछना चाहती थी आखिर पूछी गई। मैं यहीं पास में ही रहती हूँ, इस्तकलाल स्ट्रीट से थोड़े ही फासले पर। और घर में कौन कौन है? मेरे घर में बस मैं हूँ। वो अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए बोली। मैं समझी नहीं। एरगुल अब थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी। आपके मेरी ज़िंदगी में आने से पहले तो मैं यतीम थी, मगर अब नहीं हूँ। ठीक कहा ना माँ? एरगुल की आंखों में आंसुओं की बरसात उमड़ आई। उन्होंने बढ़कर ईशा को जोर से गले लगा लिया। आज के बाद तुम कभी भी खुद के लिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल मत करना। तुम मेरी बेटी हो अब, समझ गई ना? इसीलिए तो कहा ना, अब नहीं हूँ। अब मेरी इतनी प्यारी सी माँ जो है मेरे साथ। वो इरगुल की ठोड़ी को प्यार से दबाते बोली। इरगुल ने मोहब्बत से ईशा के माथे पर लब रख दिए। मेरी प्यारी बेटी, जानती हो आज मैंने यखनी पुलाव बनाया। बहुत दिनों से दिल चाह रहा, तो आज बना लिया। मैं नहीं जानती थी कि मेरा रब आज मेरी बेटी को मेरे पास भेजने वाला है। यखनी पुलाव का नाम सुनता ईशा के पेट से एक जोरदार आवाज़ गूंजी। उसने एकदम अपने पेट पर हाथ रखा और दोनों बैक वक्त हंस दी। वो इस छोटी सी खूबसूरत बालकनी में प्लेट्स और ग्लास सेट कर रही थी और वो अपना हिजाब उतारकर साइड हैंग कर चुकी थी। एरगुल किचन में खड़ी उसकी जानब देखकर मुस्कुरा रही थी, जो कि प्लेट्स को तरतीब से रखती अपने बालों से बने जूड़े में से फिसल कर आती लटों को पीछे करती। अब इसके चेहरे पर एक सुकून था, जो एरगुल को अंदर तक पुरसकून कर रहा था। खाना खाते वक्त ईशा हमेशा की तरह फिर से नॉन स्टॉप बोल रही थी। आपके हाथों में वाकई जादू है माँ। मैं ये खाने के लिए दुनिया के दूसरे कोने से भी यहाँ आ सकती हूँ।
जिस पर गुल का कहका बुलंद हुआ। हाँ ना, ये वाकई इतना अच्छा है। मेरी मेहनत वसूल हो गई, जो कि मेरी बेटी को इतना पसंद आया। वो दोनों मेज़ के गिर्द ज़मीन पर रखी छोटी छोटी गद्दियों पर बैठी खाना खाने में मसरूफ़ थी। तुर्की में ये रवाज अपनाया जाता है कि खाने की मेज़ के गिर्द कुर्सियों की बजाय छोटी छोटी गद्दियों का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ज़मीन पर मिल बैठकर खाना खाने और आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ने की अलामत माना जाता है। वरना न जाने कितनी देर इर्गुल से बातें करती, उसके साथ छोटे मोटे कामों में इसकी मदद करवाती, घर जाना तो वो जैसे भूल ही गई। बालकनी में खड़े जब उसने बाहर देखा तो शाम हर तरफ अपने पर फैला चुकी थी। ओह! काफ़ी वक़्त हो गया, मुझे अब चलना चाहिए। वो हिजाब ओढ़ती इर्गुल की तरफ देखती मुस्कुरा रही थी। अब आने में इतनी देर मत लगाना, ठीक है? तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतज़ार करेगी। मैं जल्दी आऊँगी माँ। वो इर्गुल से गले मिलते उसे अलविदा कहती शॉप से बाहर निकली और वो इसे जाता हुआ देखकर अपनी आंखों में आए आंसू अपने स्कार्फ से साफ करती दिल से मुस्कुरा दी। इसकी खाली और तन्हा जिंदगी में इतनी रौनक और बहार आएगी, इर्गुल ने कभी नहीं सोचा था। वो तो तन्हा रहना सीख गई थी। जिंदगी की मुश्किलात को हंसकर सह देने वाली एक मजबूत खातून अपनी जिंदगी में ही अपनी जैसी इंसान पाकर बहुत खुश थी, बहुत पुरसकून। इतनी प्यारी बच्ची, इसे छोड़ने वाले तो यकीनन बदनसीब होंगे, वो दिल ही दिल में सोच रही थी। वह सड़क पर चलती खुद को बहुत पुरसकून महसूस करती। इसके अंदर की सारी तकलीफ और सारा दर्द तो इस सकून दा गोद में कहीं पर रह गया था। आखिर अब कोई था जो इसे जिसे वो अपना दुख कहकर पुकारता था। बेटी, ये लफ्ज़ जितना आम था, ईशा के लिए उतना ही खास था। उससे आज तक कभी किसी ने बेटी कहकर नहीं पुकारा था। शिफा आंटी भी हमेशा उसके नाम से पुकारती थी। आपने ये लफ्ज़ बहुत मोहब्बत से सुनकर उसे बहुत अच्छा लगा था। वो खुश थी। घर आते ही शावर लेकर वो ताज़ादम हुई। बेड पर लेटते इन सुकूनदेह बातों को सोचने लगी। बातों के जरिए दिल के जख्मों पर मरहम लगाना तो कोई इर्गुल खातून से सीखे। वो गहरी सांस भरती धीरे धीरे नींद की आगोश में जा रही थी। तुम्हें अपनी मोहब्बत को मजबूत बनाना होगा, इतना मजबूत कि वो तुमसे तल्ख रवैया अपनाने से पहले 1000 दफ़ा सोचे। आंखें मुद्दे में नरम आवाज़ उसके कानों में गुंजाई तो उनके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। इसकी नींद तो इस मुस्कुराहट में कैद होकर रह गई थी जिसे इस मासूम से छीनने में उसने बस चंद पल ही लगाए थे। सुल्तान इससे ज्यादा बेचैन कभी पहले कभी नहीं हुआ था। वह इसके साथ तल्ख रवैया अपनाना नहीं चाहता था, मगर वो जो कुछ जानना चाहती थी वो उसे बताकर उसे खुद से दूर नहीं करना चाहता था। मगर अपना ये रवैया सुल्तान को बहुत बेचैन कर रहा था। नींद तो इस बेरहम इंसान से कोसों दूर थी। आखिर वो हार मानता अपनी मखसूस हुड सर पर डाले मोबाइल बंद करके एक साइड फेंकता चल दिया। वो दोनों हाथ पैंट की जेबों में डाले सुर्ख आंखें लिए सड़क पर चल रहा था। बेध्यानी में चलते चलते वो जोर से किसी शख्स से टकराया। वो आदमी दोनों हाथ हवा में उठाए सुल्तान को डपट रहा था, जबकि वो जो पहले से ही गुस्से से भरा हुआ था आगे बढ़कर इस आदमी को गले से पकड़कर हवा में उठा लिया। तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझसे टकराने की? अपनी उम्र से तकरीबन आधे उम्र के शख्स से वो आदमी अपना आप छुड़ा नहीं पा रहा था। आसपास से गुजरते लोगों में से कुछ आदमी सुल्तान की तरफ लग गए और इस आदमी को उसकी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश करने लगे, मगर छुड़ाना दूर की बात वो सुल्तान की मजबूत गिरफ्त को ढीला भी नहीं कर सके थे। वो किसी जख्मी शेर की तरह उसे दबोचे हुए था। उस आदमी के गले से बमुश्किल आवाज़ निकल पा रही थी। तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। वो मधुर सी आवाज़ उसके कानों से टकराई। इसके हाथ की गिरफ्त अचानक से ढीली हुई तो वो आदमी उसे साइड पर धकेलता उससे कुछ फासले पर हुआ। सुल्तान ने गहरी सांस भरता अपनी गर्दन को मरोड़कर एक साइड पर करता इस आसपास खड़े लोगों की तरफ निगाह दौड़ाता वहां से चल दिया। पता नहीं कौन है, लगता है पागल है कोई। बच जाओ इसके पीछे, न जाने क्या करते वो। अपने पीछे खड़े कुछ आदमियों की आवाज़ें इसके कानों तक पहुंची। वह सर झटक क्लब के अंदर दाखिल हो चुका था। क्लब की रंग बिरंगी रोशनी में बहुत से लोग बेहुदा लिबास पहने डांस फ्लोर पर झूल रहे थे। वह एक निगाह अपने आसपास दौड़ाता सामने बने हुए काउंटर पर आया। स्टूल पर बैठे वो दोनों बाजू टेबल पर रखे हुए था। तो आज आ ही गई तुम्हें हमारी याद यहाँ की। अपने अकब से आती जानी पहचानी आवाज़ पे सुल्तान ने अपने साइड पर देखा, जहाँ इसकी नज़र सर पर हुडी पहने हाथ में हाफ कट अल्कोहल की ड्रिंक से आधा भरा ग्लास पकड़े यगीत पर पड़ी। सुल्तान ने एक नज़र उसे देखकर फिर से रुख सामने किया। यगीत ने अपने सामने खड़े बेरे को इशारा करते मुखातिब किया और सुल्तान की तरफ इशारा किया तो उसने काउंटर पर रखी गोल्डन कलर की चमकती हुई कांच की बोतल में से थोड़ी सी अल्कोहल ग्लास में डाले सुल्तान की तरफ बढ़ाई, जिसे हाथ से एक साइड करते सुल्तान ने इसके हाथ से वो बोतल पकड़ी और लबों से लगा ली। वह बिना सांस लिए कुछ ही पलों में पूरी बोतल गटक चुका था। खाली बोतल को उसने एक तरफ फेंका। अपना स्टूल काउंटर के करीब करते सुल्तान ने एक हाथ टेबल पर जोर से 2 दफा मारा तो वह बेरा सरस बात में हिलाता अपना पीछे बने रैक से उसी के साथ की एक और अल्कोहल की बोतल सुल्तान के हवाले कर दी।
सुल्तान ने उसे पकड़ते एक झटके से बोतल के मुंह पर लगा लकड़ी का ढक्कन अंगूठे की तरफ लगाते दूर फेंका और एक गहरी सांस भरते बोतल फिर से लबों से लगा ली। यकीन इसकी तरफ बहुत गौर से देख रहा था। इंतहाई रफ हुलिया, आंखों के गिर्द स्याह हल्के, सुर्ख आंखें और बेतरतीब हुए बाल। वो बहुत रफ मगर पुरकशिश लग रहा था। उसे बिना सांस लिए आधी बोतल अपने अंदर उतारते देख यकीन ने हाथ बढ़ाकर इसके लबों से बोतल को जुदा किया और कंधे पर हाथ रख के थपक दिया। थोड़ा आराम से भाई। सुल्तान ने इसका हाथ अपने कंधे से हटाया और फिर अपने काम में मशगूल हो गया। कुछ ही मिनट में वो दूसरी बोतल खाली की एक तरफ फेंकता जोर से आंखें मिचते काउंटर पर झुका। क्या बात है यार, कोई शिकार हाथ से निकल गया क्या, या फिर कोई और बात है? वो हाथ में पकड़े ग्लास में अल्कोहल को घुमाते हुए उसकी जानिब देख रहा था। सुल्तान काउंटर से थोड़ा पीछे हुआ। मैं सोना चाहता हूँ। फिर? यकीन ने इस पर नजरें जमाई। और वो मुझे सोने नहीं देती। वो गहरी सांस भरता बोल रहा था। हाँ, ये बात है। शक तो पहले था मुझे, मगर अब यकीन हो चुका है तुझे इस तरह देखकर। काम डाउन। यकीन ने इसके कंधे पर हाथ रखा। सुल्तान ने इसका हाथ जोर से एक तरफ झटका और जोर से टेबल पर 2 दफा मारा। पेरे ने तीसरी बोतल इसके हवाले की जिसे 1 मिनट में उसने दबों से लगाया। आराम से भाई, ये बहुत हैवी है। यकीन ने वाकई बढ़कर इसकी बोतल जुदा की और कंधे पर हाथ रखे धीरे से सहलाया। अब अगर तूने यह हटाने की कोशिश की तो तेरी सांसें तेरे जिस्म से जुदा कर दूंगा। सुल्तान ने सुर्ख होती आंखें उसे देखकर इसका हाथ जोर से अपने कंधे से झटका। तो चाहे मेरी जान मेरे जिस्म से जुदा कर दे यार, मगर जरा आराम से, यह वाकई बहुत हैवी है। वह इसके हाथ में पकड़ी बोतल की तरफ इशारा करते बोलता। सुल्तान गुस्से से उससे देख रहा था। उसने हाथ में पकड़ी बोतल पर गिरफ्त मजबूत करते अपनी नजरें दूसरी जानिब की। हाँ हाँ, तो सुल्तान अब डर रहा है? टिकिट ने उसके गुस्से में तेल डाला। ऐसी कोई चीज़ नहीं इस दुनिया में जो सुल्तान को डरा सके। अच्छा, तो जा फिर, जा उसके पास और बता दे उससे। वो मुस्कुराते हुए ड्रिंक का सिप लेने लगा। वो नफरत करेगी मुझसे और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक गहरी सांस भरते उसने फिर से बोतल दब्बों से लगाई और चंद पलों में वो बिना सांस लिए तीसरी बोतल भी अपने जिस्म में उतार चुका था। तो मतलब थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा डरते हो तुम? यकीन शरीर से मुस्कुरा रहा था। सुल्तान एकदम खड़ा और अपने हाथ में पकड़ी बोतल जोर से यकीन के पाँव में दे मारी, जिसकी उड़ती हुई खिड़कियों से बचने के लिए उसने चेहरे के सामने हाथ किया। सुल्तान ने अपनी जेब से वॉलेट निकालकर चंद तुर्किश करेंसी के नोट काउंटर पर फेंके और वहां से चल दिया। यगीत अपनी ड्रिंक का आखिरी से भरता उठकर इसके पीछे भागा। वह सड़क पर दोनों हाथ पैंट की जेबों में डाले चल रहा था, जबकि इससे कुछ फासले पर यगीत भी उसी की तरह चल रहा था। जा यहाँ से, सुल्तान ने चलते कहा। और ना जाऊं तो? यगीत ने फिर बढ़कर उसके कंधे पर बाजू रखा। सुल्तान ने एक झटके से इसका बाजू पकड़कर एक साइड पर मड़ोरा। यार कसम से बहुत जालिम इंसान है तू। सुल्तान ने इसके एक झटके से दूर किया। अपनी शक्ल गुम कर यहाँ से, वरना तेरा हशर करने में देर नहीं करूँगा। तो चाहे जान ले यार, मगर तुझे इस तरह अकेला नहीं जाने दूंगा। तुम क्या मेरा ख्याल रख रहे हो? हाँ ना? और वजह जान सकता हूँ? यार वो बहुत हैवी डोज थी और तूने तो 3-3 घटक ली हैं। मैंने तो अभी हाफ भी नहीं पी थी और यूँ मालूम हो रहा जैसे किसी ने सीने में आग लगा दी हो। अगर तुझे यहाँ कुछ हो गया तो तुझे क्या ऐसे मरने के लिए छोड़ दूँ मैं? और जहाँ पहले ही आग का समंदर भड़क रहा हो, वहीं ये छोटी मोटी चीज़ें क्या खाक असर करेंगी? जो कि सच था। सुल्तान जैसे मजबूत शख्स पर इतनी हैवी अल्कोहल का रत्ती बराबर भी असर नहीं हुआ था। वो नॉर्मल अंदाज में चलता हुआ जा रहा था। इसलिए तो मैं तुझे जंगली कहता हूँ। कसम से पूरा का पूरा जंगली है तू। मजाल है जो कोई चीज़ तुझ पर असर कर जाए। अपनी शक्ल गुम कर यहाँ से। सुल्तान ने सुर्ख आंखें लिए उसे देखा था। इतना गुस्सा? ये गुस्सा मुझ पर उतारने के बजाय जाके बता दे उसे सब। तुझ जैसा कमीना यार हो भला, इतने दुश्मनों की ज़रूरत हो सकती है। अपने बेकार मशवरे अपनी जेब में संभाल कर रख। सुल्तान उसे गिरबान से जकड़े हुए था। अरे कूल ब्रो, मैं तुझे तेरे जैसे जंगली मशवरे ही दूंगा ना। जैसा देश वैसा भेस। जा यहाँ से। सुल्तान एक झटके से दूर करता चल दिया। मैं अकेला रहना चाहता हूँ, बस इसी वजह से तेरा ये हाल है। अकेला रहना छोड़, हिम्मत कर मेरे भाई। मगर वह बिना जवाब दिए तेज तेज चलता अपनी मतलूबा बिल्डिंग में दाखिल हो चुका था। सुल्तान को अंदर जाते देख यगीत बिल्डिंग के बाहर खड़ा उसे जाते हुए देखकर अफसोस कर रहा था। क्या कसूर है इस बेचारी मासूम सी लड़की का, जो ये जंगली उसके लिए अपने पत्थर दिल में फीलिंग्स रखता है। अगर ऐसा है तो मैं दिल से दुआ करता हूँ कि ऊपर वाला इस मासूम की हिफाजत करे। वह एक गहरी सांस भरता वापस चल दिया। अपने फ्लैट में दाखिल होते ही वो अपने जूते और मोजे उतार कर एक तरफ फेंकता अपने कमरे में आया। साइड टेबल से सिगरेट का बॉक्स और लाइटर उठाकर वो बालकनी में आया। एक के बाद एक सिगरेट फूंकता वो अपने अंदर का सारा गुस्सा हवा में तहलील कर देना चाहता था, मगर ना तो इसके अंदर का गुस्सा खत्म हो रहा था
और ना ही किसी भी किस्म का नशा इस पर गालिब हुआ था। अचानक उसे अपने सीने में शदीद जलन महसूस हुई। वो अपनी हुड और शर्ट उतार कर एक साइड फेंकता अपने मजबूत सीने पर जोर जोर से हाथ फेरने लगा। बेड पर बैठते दराज से नींद की गोलियां निकाल के 4-5 हथेली पर रखते वो हलक से उतारता बेड पर औंधे मुंह लेट गया। बाजू तकिए के नीचे रखे वो जोर से आंखें मीचे हुए था। तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे साथ खुद को बहुत महफूज महसूस करती हूँ। वो अल्फाज इसके कानों में सुइयों की तरह चुभ रहे थे। उसने अपने कानों पर जोर से हाथ रखे। अब्दुर, वो मध्यम सी आवाज उसके कानों से टकराई। सुल्तान ने धीरे से आंखें खोलकर अपनी दाएं जानब देखा, जहां अंधेरे में उसे वो बड़ी बड़ी ब्राउन आंखें चमकती हुई नजर आई। तुम यहाँ क्यों आई हो? आखिर क्यों मुझे सुकून से नहीं सोने देती तुम? वो दोनों हाथ कानों पर रखे गौर गौर से नीम आंखें खोले अंधेरे में देख रहा था। तुम मुझे हमेशा तकलीफ देते हो, कितने सख्त दिल हो। बोलने से पहले एक दफा भी नहीं सोचते कि मुझे कितनी तकलीफ होगी। सुल्तान ने एकदम हाथ बढ़ाकर इसके कानों के लो के नीचे से गुजार कर इसके बालों में रखा और फिर नीम आंखें खोले गहरी सांस से भर रहा था। मैं तुम्हारे साथ तल्ख नहीं होना चाहता था, कसम से नहीं चाहता तुम्हें तकलीफ देना। उसके हाथ को वो अपने हाथ को धीरे धीरे हरकत देते इसके बालों को सहला रहा था। मैं तो बस तुम्हें जानना चाहती थी, मगर मैं तो इतना भी हक नहीं रखती ना। उसकी ब्राउन आंखों में एक नमी उभरी। तुम ही तो रखती हो यह हक, पागल लड़की, सिर्फ तुम। मगर मैं नहीं चाहता तुम मुझसे नफरत करो। क्या सच में? सुल्तान ने धीरे से इस बात में सर हिलाया तो इन ब्राउन आंखों में फिर से वो चमक उभरी। सुल्तान को अचानक अपने गाल पर एक नाजुक से हाथ का लम्स महसूस हुआ। धीरे से आंखें खोलकर देखने पर वो मुस्कुराती हुई नजर आई। सो जाओ अब। वो धीरे धीरे इसके गाल को अपने हाथ से सहला रही थी। वो मुस्कुराया था और कुछ ही पलों में इसकी आंखें धीरे से बंद हो गई और वो मजबूत शख्स इस नाजुक से लम्स पर चंद पलों में ही नींद की आगोश में जा चुका था। वो अपना एक बाजू तकिए के नीचे रखा, दूसरे हाथ बेड पर एक साइड सीधा रखे आखिर गहरी नींद में जा चुका था। आज छुट्टी का दिन था जिस पर वो इस दुनिया से बेनियाज सोने में मसरूफ थी, मगर वो नहीं जानती थी इतनी पुरसकून नींद का ये शायद इसका आखिरी दिन हो। बेड पर आड़ी टेढ़ी वो एक हाथ बेड से नीचे लटकाए मस्त सो रही थी। इस छोटे से बंद कमरे में कोई एक खिड़की भी नहीं थी, सो इसे दिन चढ़े का यूं ही न हुआ। कुछ देर बाद आखिर इस सोई हुई राजकुमारी की नींद उखड़ी तो वो कुसमुसाकर उठ बैठी। वो बेड से नीचे पांव लटकाए बैठी सामने शीशे में खुद को देख रही थी, जहां बिखरे बालों के साथ जमाए देती अपनी ही हालत पर हंसी आई। एक गहरी सांस भरती वो किचन में आई, मगर फ्रिज खोलने पर इसके फौहर दिमाग को याद आया कि घर की ग्रोसरी तो खत्म हो चुकी है। अब इसी की कमी थी। वो आंखें मलती फ्रेश होने चल दी। वो आईने के सामने खड़ी हिजाब ओढ़ने में मसरूफ थी, जब वही ब्लैक कलर का हिजाब ओढ़ते उसके चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट नुमाया हुई और अगले ही पल आंखों में आंसू भी। वो गहरी सांस भरती ग्रोसरी माल की तरफ निकल पड़ी। हाथ में पकड़ी चंद चीज़ों में से उसे कन्फ्यूजन हो रही थी कि कौन सी खरीदे। अपनी मतलूबा चीज़ें खरीदते वक्त उसे मुसलसल अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज़ आ रही थी, मगर वो नोट किए बिना अपनी चीज़ें लेती घर की तरफ चल दी। जो ही वो अपनी गली में दाखिल, अचानक वो भारी कदम, वो आहट उसे अपने पीछे सुनाई दी। ईशा के कदम एक पल को रुके थे, मगर वो पीछे मुड़कर देखने के बजाय तेज तेज चलने लगी। वो आहट मजीद करीब आ रही थी। वो तेजी से घर दाखिल और गहरी सांसें भरने लगी। वो चीज़ें एक तरफ रखती विंडो के करीब आई, मगर हाथ बढ़ाकर खोलने में अजीब महसूस कर रही थी। अचानक से खिड़की खोलने पर उसे अपने घर के सामने एक ब्लैक कलर की गाड़ी दिखाई दी, मगर ये उसकी गाड़ी तो नहीं थी। फिर किसकी है? गाड़ी में से दो नकाबपोश निकलकर ईशा के घर की तरफ आ रहे थे। वो एकदम से खिड़की बंद करती दरवाजे को लॉक कर दिया। वो हट्टे कट्टे मर्द चेहरे पर मास्क पहने इसके दरवाजे के बाहर खड़े थे। वो भागती हुई अपने कमरे में पहुंची और बेड पर पड़े मोबाइल पर जल्दी से अब्दुल का नंबर मिलाने लगी। आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल बंद है, बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कोशिश करें। फोन से आती आवाज़ पर एक बेबसी से स्क्रीन को देख रही थी। 2 से 3 दफ़ा दोबारा डायल किया, पर एक ही जवाब इसके कानों से टकरा रहा था। जबकि अब मेन डोर पर दरवाज़ा खटखट हुई। वह एकदम 2 कदम पीछे हुई। अब्दुल प्लीज़ फ़ोन उठा लो प्लीज़। बस एक दफ़ा फिर से इसका नंबर मिलाने लगी। आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल बंद है। आह! उसने एक झटके से फ़ोन कान से हटाया। कभी तो वक्त पर फ़ोन उठा लिया करो, प्लीज़ एक दफ़ा उठा लो। इसकी आंखों में आंसुओं की बरसात नमूदार रही। इतने में एक ज़ोरदार आवाज़ से दरवाज़ा खुला था।